नमस्कार सभी को। आज मेरे साथ हैं केसर देव जी मारवाड़ी। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यूं कहूंगा कि खेल खिलौनों से भरी गठरी सर पे मेल, विदा मदारी हो गया कई दिखाकर खेल। बिल्कुल। ये 2024 का मदारी साहित्य में खेल कर गया, महंगाई में खेल कर गया, राजनीति में खेल कर गया। खेल क्या कर गया है, ये तो खेला ही कर गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े खेला करके ये तो चला गया और हम 2025 में प्रवेश कर गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जब भी नई साल की शुरुआत होती है हम संकल्प लेते हैं, बिल्कुल ठीक है? तो मैं इसी से ही शुरुआत करूंगा कि आज आप 2025 के अंदर नई साल में क्या संकल्प ले रहे हैं? देखिए जी, पहले तो सभी मित्रों दोस्तों आपको केसर देव मारवाड़ी का राम राम नमस्कार। 2024 हमारी चॉइस का साल था। अब 2025 जो है वो हालात के हवाले है, भाग्य के हवाले है। लेकिन जितने उलटफेर, जितने मजे 2024 में हुए, हालांकि कोरोना जितने तो नहीं हुए लेकिन उससे कम भी नहीं हुए। सही है। मैं आशा करता हूं हम नए वर्ष में प्रवेश करें, इससे पहले अपने पुराने साल की समीक्षा करते चले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा धनराज जी, मैंने तो देखा है, आपने भी देखा होगा, हर साल लोग जो है ना साल बीतते ही कुछ प्रण करते हैं, व्रत करते हैं, संकल्प लेते हैं, कहते हैं न्यू ईयर रिजोल्यूशन। मैंने भी इस बार तय किया है क्या कि मैं कोई संकल्प नहीं लूंगा। मैंने ये संकल्प लिया। अच्छा अच्छा, क्या और इसका कारण है, मैं हर साल संकल्प लेता हूं और वो संकल्प जो है उनकी ये स्थिति होती है कि चाइना का माल तो हो सकता है 15-20 दिन चल जाए, लेकिन बेचारा संकल्प जो है न्यू ईयर रिजोल्यूशन वो 24 घंटे भी नहीं निकालते। क्या बात, बिल्कुल सही सही कह रहे हो। लास्ट ईयर मैंने संकल्प लिया था क्या 31 को, अच्छा, कि 1 जनवरी यानी 2024 जब शुरू होगी उस वक्त मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मॉर्निंग वॉक करूंगा, शराब छोड़ दूंगा, और वो जिम कभी कभी जाता हूं तो जिम रेगुलर ज्वाइन करूंगा। पर भाई साहब क्या करूं, रात को पार्टी में देर हो गई, सुबह उठा तो 1 बज रहे थे, मॉर्निंग आई नहीं अब मॉर्निंग आई नहीं तो मैं मॉर्निंग वॉक कैसे करता? बिल्कुल 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 सही बात है। ये तो बहुत बहुत सही बात है। और मेरी मेमोरी भी वीक है, पहले दिन से ही संकल्प उल्टे हो गए। जैसे मैंने शराब छोड़ने का और जिम ज्वाइन करने का संकल्प किया था, अगले दिन मैंने जिम छोड़ दी। जोरदार है। तो संकल्पों की तो यही हालत है। हालांकि हमें विवेकानंद जी कहते हैं, विवेकानंद जी का कोटेशन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है, और अपना लक्ष्य जीवन तक तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अपनी 11-12 बजे जिम लेते हैं, जिम ले, क्योंकि अपने को विवेकानंद से ज्यादा तो देवानंद वाला मतलब प्रण ज्यादा याद रहता है। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा। तो अपन बैठे बैठे आराम से काम काट रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि आलस से जो है ना वो सबसे बड़ा शत्रु है। पहले कहते थे आलस से धनजी सबसे बड़ा मित्र है आज के टाइम में। कैसे एक्सप्लेन करो इसको? अरे घर में पड़े रहो, पोल्यूशन का खतरा नहीं, घर में पड़े रहो, एक्सीडेंट का खतरा नहीं, घर में पड़े रहो, आपका महंगाई कुछ नहीं बिगाड़ेगी, बाहर जाओगे तो कोई खर्चा नहीं, यानी सबसे सुरक्षित है, आराम से घर में पड़े रहो। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये केसर देव जी के संकल्प की बात हुई। और अब सर आप ये बताइए, हाँ जी, कि ये 2024 है जो सनातन का साल रहा है, भारतीय संस्कृति उछाल मार रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे हमारे जो कवि हैं उनके कोट्स भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। अभी कुमार विश्वास ने कुछ कहा था, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए, ये मुझे लगता है 2024 से शुरुआत हुई है। खुदा और खुदाई का वक्त है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो जगह जगह नीचे जमीन में खुदाई भी हो रही है। तो ये जो चेतना का दौर है, अच्छा, तो उस दौर का फायदा देखो कवि भी उठा रहे हैं। कवियों को अपनी दुकानदारी चलानी होती है। जो लोग कभी इन चीजों से दूर रहते थे, अब वो, अभी आपको देख लो कुमार विश्वास साहब का वो बयान बहुत प्रचलित हो रहा है, फेसबुक पर हर तीसरी पोस्ट आ रही है कि अपने घर का नाम रामायण रखने से क्या होगा, अगर आपकी कोई लक्ष्मी ले जाएगा, आपने संस्कार नहीं। मैंने ये
2 साल पहले ही कह दिया था। आपको याद होगा कौन बनेगा करोड़पति में शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, क्या नाम है उसका, सोनाक्षी सिन्हा, जब वो गई उससे हॉट सीट पर सवाल पूछा गया कि जो हनुमान जी थे संजीवनी बूटी लाने गए थे वो किसके लिए लाने गए थे? किससे पूछा? सोनाक्षी सिन्हा। कौन सोनाक्षी सिन्हा? शत्रुघ्न सिन्हा। जिसके पिताजी क्या, उनके बड़े लोगों का एक का नाम भरत, एक का लक्ष्मण, पिताजी का नाम शत्रुघ्न और भाई का नाम लवकुश, घर का नाम रामायण। उससे पूछा तो वो सवाल का जवाब नहीं दे पाई। मेरे को बड़ा धक्का लगा। मैंने कहा यार लोग अपने मतलब संस्कृति से, कल्चर से, धर्म से कुछ ही नहीं जुड़े। मैंने घर आकर के ये सवाल अपने घर वालों से पूछा। मैंने कहा आप बड़े बेटे से पूछा, बताइए हनुमान जी, वो का वही सवाल, हनुमान जी वो करोड़ों का नहीं था, अपने तो फोकट का सवाल था। मैंने बड़े बेटे से पूछा, बताओ हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लाने गए थे? मेरा बड़ा बेटा जो बैंक में एक बड़ा अधिकारी है, उसने कहा ऑब्वियसली वो राम जी के अंडर में काम कर रहे थे तो राम जी के लिए ही लाने गए होंगे। अरे मैंने कहा तेरे को कुछ नहीं आता। छोटे वाले बेटे से पूछा, वो आरएएस की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा बेटे तू बता हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लाने गए थे? वो बोले जी विभीषण के कहने पर गए थे, विभीषण के लिए लाने। अरे मैंने कहा नहीं पता, मैंने अपनी बेटी से पूछा। वो नारी पक्षधर, वो बोली सीता के लिए गए थे, सीता के कहने पर गए थे। क्या बात है। मैंने कहा यार इनको किसी को नहीं आ रहा है। तो मैंने अपने पिताजी को पूछा, मैंने कहा पापा जी एक बात बताओ, किसी को पता नहीं हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लाने गए थे? बोले जी आपने कभी रामायण, आपने कभी महाभारत पढ़ी है? मैंने कहा नहीं पढ़ी। बोले घर में कोई पढ़े नहीं तो कैसे पता चलेगा? हनुमान जी भीष्म पितामह के कहने पर दुर्योधन के लिए लाने गए होंगे। और अब मैंने कहा देखो ये घर में सबका ये हाल है। इतने में मेरी बूढ़ी अनपढ़ माँ आई। वो बोले क्यों कर रहे हो लड़ाई? मैंने कहा देखो माँ किसी को पता नहीं है। बोले इतनी सी बात नहीं पता है? तो मैंने कहा तो तुम बता दो। अरे बोले हनुमान जी लक्ष्मण जब बेहोश हो गए थे, घायल हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, तो सुषेण वेद के कहने पर, विभीषण की सलाह पर, राम की आज्ञा से द्रोण पर्वत पर संजीवनी बूटी लाने गए थे। मैंने कहा वाह, इस घर में अगर ये अनपढ़ औरत नहीं होती तो हम पढ़े लिखे लोगों की देखो कितनी इज्जत थी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हैं 2024 के मजे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक चर्चा क्या थी कुछ दिन पहले, आपने सुना होगा कि दान पेटी के अंदर एक मोबाइल फोन गिर गया। हाँ सुना आपने? हाँ, अरे वो तो अखबार में बहुत चर्चा में रहा था। क्या और वो मंदिर वालों ने कहा कि एक बार जो चीज दान पेटी में आ जाती है, जिसको हुंडी बोलते हैं, हुंडी की कुंडी में जो चीज एक बार गिर गई वो भगवान की। तो भक्त तो अड़ गया, जो आया था। बोले से मेरा तो भूल से गिरा है। बोले कैसे ही गिरो? तो बात चली कमेटी में, तो कमेटी ने कहा भाई पहले भी एक लेडी की एक सोने की चेन गिर गई थी उस हुंडी में, उसको वो वापस नहीं दी गई। हाँ, सब ने तय किया सहानुभूति पूर्वक कि भाई इसकी भूल से गिरी है तो एक काम करो, इसको इतनी क्या, इससे थोड़ी भारी नई सोने की चेन बनवा करके दे दो। ये खबर लीक हो गई। क्या बात? तो वो भाई आया, अपना मोबाइल गिरा दिया, पुराना आईफोन, उसका नया आईफोन लेना था। कुछ लोग तो इतने कलाकार थे, अपनी वाइफ को लेकर दर्शन करने वहां चले गए। वो तो हुंडी की कुंडी जो है ना, उसका गेट छोटा था, लुगाई का सिर नहीं माया, नहीं तो वो तो एक्सचेंज के चक्कर में चले गए थे लोग। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 2024 बहुत सारे आविष्कारों का साल है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? रूस ने अभी कैंसर की और वैक्सीन, ये सब वरदान हो गया, है ना? मतलब आदमी के परिवार का आदमी जो कैंसर पीड़ित है, वो उसके सामने देखते देखते घुट घुट के मरता है। और मरना तो खैर, मरना जीना तो अलग बात है, उस पे जो खर्चा आता है वो इतना महंगा है कि जो आदमी कैंसर पीड़ित है वो तो खैर जान से जाता है, पूरा परिवार भी बस समझ लो वो जिंदा रहता है, बाकी उसकी इकोनॉमिक आर्थिक मौत हो जाती है, इतना खर्चा लग गया। तो दर्द भी, खर्चा भी। अगर ऐसे असाध्य रोग की कोई उपचार अगर रूस के लोगों ने खोजा है तो भाई साहब मानवता का सबसे बड़ा वरदान है। हालांकि इंडिया के आदमी ने ऐसी वैक्सीन खोजी नहीं है, और खोजती तो अपन उसको शाबाशी कभी नहीं देते। हम भारतीय लोगों की आदत है, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आई थी रोज चिल्लाते थे लोग मर रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन नहीं आई, वैक्सीन आई। जब वैक्सीन आई तो बोले खर्चा नहीं देंगे, पॉकेट में लगाओ, पैसे नहीं देंगे। सरकार को बाध्य किया, सरकार ने मुफ्त में लगाना शुरू किया, कुछ विदेशों को मानवता के नाते सहायता देना शुरू की। तो भारत के लोग चिल्लाने लग गए, हमारे देश के लोग मर रहे हैं और तुम धर्म कर रहे हो और मानव का ध्यान रख रहे हो और मानवता फैला रहे हो, और यहाँ लोग मर रहे हैं, पहले भारत के लोगों को दो। जब भारत के लोगों को दी
कोरोना से ठीक हुआ, बच गए, तो सरकार को, वैज्ञानिकों को, साइंस को, किसी को धन्यवाद नहीं दिया हमने। वो तो साल 2 साल बाद जब को लोग किसी कारणों से मरने लग गए, तो हर अटैक के पीछे हमें जबरदस्ती वैक्सीन दी थी, सरकार ने हमें मरवा दिया, उस वैक्सीन के कारण लोग मर रहे हैं। मतलब अपन साइंस के मामले में इतने ऑर्थोडॉक्स है, इतने रिजिड है कि हम नए चीज को, नए आविष्कार को स्वीकार नहीं कर पाते। हम कमियां निकालने में माहिर है, किसी को खुशियां देने के मामले में मतलब माहिर नहीं है। अभी देख लो, वैष्णो देवी जो ट्रस्ट है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उसने वो जो झूले है ना ऊपर रोपवे, वो लगाने की घोषणा की। तो जितने लोग जो घोड़ार, गदार, खच्चर लेकर, पाल के लेकर चलते हैं, वो आके आंदोलन करने लगे, बोले हमारा रोजगार चला जाएगा, हमारे लोग मतलब कमाई बंद हो जाएगी। अरे मूर्खों, अभी हिंदुस्तान में 10% लोग ही वैष्णो देवी जा रहे हैं, 25-90% लोग तो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो चढ़ नहीं पाते, दर्शन नहीं करने पाते। अगर रोपवे बन गया तो तुम्हारे तो ग्राही की 50 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, सब लोग जाने लग जाएंगे, रोपवे वाले रोपवे में जाएंगे, घोड़े वाले घोड़े पे जाएंगे, खच्चर वाले खच्चर पे जाएंगे, या पालकी वाले पालकी पे जाएंगे। लेकिन हमको तो विरोध करना है, ये सही। हम नई चीज का हर बार विरोध करेंगे, ये भारत की मानसिकता है। चाहे वैक्सीन लगी तो विरोध किया, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई तो विरोध किया, मतलब विरोध हमारी आदत में है। दुनिया के श्रेष्ठ 10,000 आविष्कार गिन लो, उसमें भारत का नाम नहीं है, सारा विदेश का है। लेकिन उपभोग की सारी चीजें हम, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और एक ये एलन मस्क ने अभी एक ट्वीट किया था, कोई क्या क्या आ रहा है, हाँ वो एक फोन आ रहा है, बाई फोन जिसे कहते हैं, स्टारलिंक की एक साइट है। स्टारलिंक का मतलब यूं समझ लो, अभी अपने को मोबाइल मैसेज मिलता है टावर से, तो वो वैसे ही टावर आकाश में, यानी पावरफुल बहुत सारे टावर आकाश में लगा रहे हैं, यानी सैटेलाइट के टावर। तो जो चीज हमें यहाँ इससे प्राप्त होती है मोबाइल टावर से, वो डायरेक्ट उससे मिलनी हो जाएगी। इसका मतलब है अपन चाहे समुद्र में रहो, चाहे आकाश में रहो, चाहे पाताल में रहो, चाहे हिमालय में रहो, और चाहे चंद्रमा पे रहो, चाहे नेट हो या हाँ वो नेट वही है, वो नेट उसी से मिलता है, तो वो मिल जाएगा। हालांकि इसकी बड़ी दिक्कत है भाई, क्या आज फोन अपने को आराम नहीं लेने देता, रात को भी नींद में यहाँ लगा के सोते हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, सारे रोग फिरते जा रहे हैं। मैं तो हवाई जहाज में जाता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बहुत मजा आता है। इसलिए नहीं कि फ्लाइट में जा रहा हूँ, इसलिए कि कम से कम 2 घंटे तो इस बीमारी से निजात मिले। और लोग कोशिश करते रहते हैं हर 1 मिनट में कि कहीं भूल से टावर आ तो नहीं गया। हवाई जहाज में बड़े शांति से, सुख से, आराम से रहते हैं, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं होता, दुनिया से कट के अपने बारे में सोचते हैं। ये मस्क तो सबके दिक्कत कर देगा, वहां भी शांति से नहीं रहने देगा। अब तो मुझे लगता है मरने के बाद ही फोन से छुटकारा मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। और ये सोलर कार भी आ रही है, पता है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मतलब वो स्वर्ग में सारे देवता इकट्ठे हुए जी, तो नारद मुनि पहुंच गए। नारद मुनि आप जानते हो, नारद मुनि तो नारद है बढ़िया। आजकल के पत्रकार तो कुछ उसके सामने है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। बिकाऊ मीडिया कहते हैं उनका। देखो नारद जी का मीडिया कितना स्ट्रॉन्ग है। जाकर के सूरज भगवान को कहा, बोले भगवान जी क्या कर रहे हो, आपका काम ऊर्जा देना है, आदमी आपको कोई याद नहीं कर रहा है। बोले क्यों? बोले धरती पर एक बहुत बड़ा महात्मा संत वैज्ञानिक पैदा हो गया, केजरीवाल, वो सबको मुफ्त में बिजली दे रहा है। इंद्र भगवान आप मजे करो, आपकी कोई जरूरत नहीं, वो सबको पानी दे रहा है मुफ्त में। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा वाले को कहा, देखो केजरीवाल जी ने क्या व्यवस्था कर दी, आप कभी नहीं कर पाए। तो भाई साहब यहाँ तक कि शिवजी तक को कह दिया, बोले जी आप हलाल भले ही लेकर के फिरो, केजरीवाल तो मुफ्त दारू बांटेगा सबको, इतनी व्यवस्था कर दी है। अब देवताओं को याद करने की जरूरत नहीं है। और कर्ण से भी बड़ा दानी भाई साहब, महिलाओं को भी ले जाओ, पुरुषों को भी ले जाओ, मौलवी भी ले जाओ, पादरी भी ले जाओ, ग्रंथी भी ले जाओ, पंडित भी ले जाओ। भाई साहब कुबेर का खजाना छोटा पड़ जाएगा, लेकिन केजरीवाल का खजाना छोटा नहीं पड़ेगा। क्या संत पुरुष पैदा हुआ है, नमन उनको। और 2025 आ रहा है, तो 2024 के अंदर एक सबसे ज्यादा चीज चर्चा में रही है, और वो रहा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो हम हिंदुस्तान के आदमी किसी चीज का उपयोग तो करे नहीं करे,
दुरुपयोग हम सबसे पहले करना सीखते हैं। आजकल जितने साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, भाई साहब आपके बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा है, मेरे पास फोन आ गया, बोले आपने बिजली का बिल जमा नहीं कराया है, आपका कनेक्शन काटा जा रहा है और आप इतने नंबर पर भेजो। मैंने कहा बेवकूफ, कनेक्शन ले किसने रखा है? मैंने तो कट करके वैसे ही अंगूठी डाल रखी है और तू कह रहा है 2 महीने से बिल नहीं भराया है। अपने यूपी में देख लो, सारे कट मार करके कट चल रहे हैं। और वो तो बिजली के, पानी के, पुलिस से, ड्रग्स के नाम से डराते हैं कि तुम्हारा बेटा बेटी अवैध ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, ये पकड़ा गया। तो जितने साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और पता ही नहीं चलता। मतलब कोरोना के बाद सबसे खतरनाक एक बीमारी आई है जिसका नाम एआई है। भाई एआई ना आपकी और आपके बाप की आवाज निकालेगा वैसी ही वैसी, जरा से चुके तो आपके बैंक अकाउंट की ऐसी की। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो बच के रहिए। और जब भी साइबर फ्रॉड हो, मोदी जी ने मन की बात में भी कहा था, रोज विज्ञापन आ रहे हैं, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो 1930 पर साइबर पुलिस को इन्फॉर्म किए। 1930 बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, नमक यात्रा की थी, हैं? तो वही नमक मिर्च आपके लगे नहीं, आपका अकाउंट खाली नहीं हो, आपको कोई ओटीपी आए। ओटीपी का मतलब वन टाइम पासवर्ड नहीं है, वन टाइम में आपका खाता खाली करने का जो फ्रॉड है। तो इसलिए कोई भी आदमी आपको ओटीपी बताए, पूछे, तो इस बारे में कोई चर्चा नहीं करे, कोई साझा नहीं करे। बचने का एक ही उपाय है, बाद में कोई आपको कुछ नहीं बचा पाएगा। आजकल स्कूलों में भी शिक्षा दी जा रही है साइबर फ्रॉड के बारे में। तो अपने माँ बाप को, बच्चों को बताओ कि किसी तरह का ऐसा फोन आ जाए, कोई कंपनी, कोई सरकारी जो एजेंसी है वो आपसे न तो ओटीपी मांगती है, ना आपकी जानकारी मांगती है। तो दोस्तों, अगर बचना है साइबर फ्रॉड से तो पहली बात तो अपने इंपॉर्टेंट डेटा शेयर न करें। बाय द वे, आप किसी तरह, अभी महीने भर पहले की बात है, धनराज जी मैं बताऊं, मैं सुबह जल्दी, मेरा एक दोस्त बाहर से आने वाला था, तो मैंने उसका फोन बंद हो गया इंडिया में आते ही, तो मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आया। तो मैंने सोचा उसी नंबर, गांव देश से आ रहा है तो वही का होगा। मैंने उठाया, व्हाट्सएप कॉल था, मैं इंतजार कर रहा था दूसरे कॉल का। अचानक कॉल आया तो मैंने उठा लिया, तो एक औरत कपड़े उतारने लग गई। मैं पहले इन चीज का जानकार था, मैंने मोबाइल के कैमरे पर उंगली लगाई और मैंने कहा अब उतार, तो उसने वापस पहनने शुरू कर दिया। तो अगर आपके कोई ऐसा वीडियो कॉल आए तो तुरंत आप कैमरे की जो है उस पर अंगूठा रख दे, और उसके बाद आपको कोई डर नहीं, क्योंकि वो आपके फोटो से मैच करना चाहते हैं, उसका उद्देश्य ये। तो साइबर फ्रॉड से बचिए और दूसरों को भी बचाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2024 पुल बहुत ज्यादा गिरे 2024 में, देखो है ना। ठेकेदार जो होते हैं ना, वो ठेका लेने के लिए पुल बनाते हैं। पुल क्या, तो यानी इससे कम में नहीं लेना, तो वो एक रेट तय कर लेते हैं। और जो ठेकेदार पुल बनाते हैं, फिर ठेके पे बने हुए पुल से बने हुए पुल, फिर वो इतने ही चलते हैं। मैंने तो हावड़ा ब्रिज को एक दिन पूछ लिया, कलकत्ता गया था, मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आती, 90 साल से खड़ा है, कभी तो गिर यार। हाँ। तेरे को अपने भाई बिरादरी के इस तरह नदी में कूद के गिरते हैं, तेरा कभी प्रेम नहीं उमड़ता कि मैं जाकर के कूद करके उनको गले लगा लूं। हावड़ा ब्रिज बोला, देख भाई, पहली बात तो मेरा डीएनए उनसे मैच नहीं खाता, क्योंकि मैं अंग्रेजों की औलाद हूं, मैं इनके साथ इस रिस्क नहीं करता। दूसरा, मेरे जो अंदर मेरी डीएनए है वो ओरिजिनल है, मेरा जो ढांचा है वो भी ऐसा है कि इनकी तरह नहीं है। मैं तो अगले 100-150 साल और चलूंगा, तब तक इनकी 4 पीढ़ियां मेरे सामने देखते देखते गुजर जाएगी। और 2024 में साहित्यिक चोरियां बहुत ज्यादा हुई। बिल्कुल साहित्य। अपन दोनों ही साहित्य के आदमी हैं, पोएट्री के आदमी हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे साहित्यिक चोरियों? देखो, वैसे तो ये तो मंदिर का प्रसाद है जी, चोरी होता नहीं, क्योंकि हम इसको चोरी मान लेंगे तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। खास तौर से 2024 में तो कोई हजारों मीम्स बने, हजारों फेसबुक पोस्ट आई कविता चोरी की। लेकिन क्या है कि बड़े आदमी जो चोरी करते हैं उसको चोरी, बड़ा आदमी
क्या है, तो छोटा गरीब आदमी होता है ना, लोन नहीं चुकाता तो वो चोर कहलाता है, बड़ा आदमी डिफॉल्टर कहलाता है, उसको चोर नहीं कहते, डिफॉल्टर कहते हैं। हाँ, इसी तरह जैसे बड़े कवि जो चोरी करते हैं ना, वो चोरी नहीं होती, तो वो सम्मान है कविताओं। अच्छा। आप मान लो मंदिर गए, आपके पास नए कपड़े नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, आप मंदिर गए, आपके जूते नए हैं, आप मंदिर से दर्शन करके आए, और आपके वो जूते कोई सूट बूट पहना हुआ आदमी अगर आपके वो जूते चुरा ले, पहन ले, तो भाई साहब आप कैसे दावा करोगे कि मेरे थे? भला इसी में उसकी फट्टी चप्पल पहन के निकल जाओ, क्योंकि आप जितने भी लोग बात करेंगे वो जूते आपके नहीं बताएंगे, वो सूट बूट वाले के। तो ठीक यही बात कविता में है, आपकी अच्छी कविता सूट बूट वाले चोरी करेंगे तो वो उनकी है, पहले बड़े लोगों ने बोल दी तो उनकी है। और कविता में देखो ये चोरी का भी इल्जाम है ना, वो छोटा मोटा है, जैसे किसी कवि की कविता बिना नाम लिए बड़े आदमी ने बोल दी तो अपराध ही नहीं है, वो तो उसकी है ही, बड़े कवि की, उसमें तो कहने की बात ही नहीं, उसको तो चोरी का इल्जाम ही नहीं लगा सकते। लेकिन साधारण आदमी ने, साधारण आदमी की या बड़े कवि की कुछ पंक्तियां उक्तियां चुटकुले टिप्पणियां बोल दी तो वो चोरी है, अगर उसने उसका नाम नहीं लिया, और नाम लेके बोला तो डकैती है। और अगर वो आदमी मंच पे ही बैठा है और उसके सामने ही बोल दी तो भाई साहब ये रेप केस है, पोक्सो है, एक्ट के अंदर मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा अपराध है नहीं। ये वैसे ही है, लोग कहते हैं कि कविता चोरी भी कोई चोरी है क्या, तो कविता चोरी में ऐसे है कि बिना नाम लिए अगर बोल देते हैं तो वो ऐसे ही है जैसे कोई होटल के किसी कमरे में कोई आदमी ठहरता है, किसी एक औरत को लाता है और उसको अपने कमरे में रात को ठहराता है, तो वो तो है किसी अनजान कवि के। और अगर उसको अपने कमरे में ठहराता है और दूसरों को ये बताता है कि ये मेरी नहीं फलाने आदमी की बीवी है और रात को मेरे साथ ही रुकेगी, ये बड़े कवि के लक्षण है। यानी बड़े कवि किसी भी का आदमी का नाम लेकर बोल दे तो फिर वो उसकी है। और उर्फी जावेद अभी साहित्यिक मंच पर हमारी उर्फी जावेद आ गई थी। आजकल देखो साहित्य की सेवा करने में सब लोग मतलब बहुत मस्त है, तरह तरह के सम्मेलन हो रहे हैं आजकल। वो क्या है कि ये प्रचार प्रसार एड विज्ञापन का युग है। अभी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो देखना, क्या सुंदर सुंदर साहित्यिक बालाएं आएगी यहाँ, बिल्कुल सिर से पांव तक साहित्यिक, कहीं तो 50% साहित्यिक। मतलब ये ग्लैमर की दुनिया हो गई, साहित्य हो चाहे फिल्म हो चाहे कुछ ही हो। अब मान लो उर्फी जावेद को साहित्य सम्मेलन में बुलाया है साहित्य का ज्ञान देने के लिए, वो एकदम सही किया। अच्छा यार, ये पुराने आदमी आ जाते थे झोला लटका करके, कुर्ता पहन करके, गमछा डाल करके, ये साहित्य का अपमान है। मतलब कविता जो है ना वो नेचुरल है, कविता को जितने कम अलंकार और उपमाओं से सजाया जाए, यार कविता तो इटसेल्फ नेचुरल है। तो उर्फी जावेद को साहित्य सम्मेलन में यह बताने के लिए बुलाया गया कि हे साहित्यकारों, इस नेचुरल ब्यूटी को आप अलंकारों के बोझ से मत लादो, उपमाओं से इसको मतलब निर्जीव मत बनाओ, इसको तो जितना उघाड़ोगे, जितना कम रखोगे, जितना खुला बदन रखोगे, ये उतनी ही चमत्कारिक होकर के लोगों के मन मस्तिष्क में उतरेगी। इसलिए उर्फी जावेद का साहित्य सम्मेलन में आना साहित्य की सेवा में सबसे बड़ा उपक्रम है। मैं तो कहता हूँ अगली बार सनी लियोनी को ही बुला लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 2024 ओलंपिक का साल रहा, भारत ने काफी ओलंपिक जीते और हमारे बहुत सारी विवाद भी रहे ओलंपिक के अंदर। देखो एक्चुअली क्या है, खास तौर से विनेश फोगाट, ओलंपिक वालों को खेल करने ही नहीं आते। अब यार ऐसे खेल करवाते हैं जिसमें कंपटीशन होता है, कोई टांग खिंचाई का, कोई चोरी बेईमानी का, कोई गड़बड़ करने का अगर ओलंपिक में खेल हो तो देखो अपन जीतते। और अपन तो तरीका यही जानते हैं। अब विनेश फोगाट जो 55 केजी की थी, 55 केजी में 0-10 से हारी, वो 50 में गई, तो पहली गड़बड़ तो अपन ने यही कर दी। और वो भी एक जो उसकी मुख्य दावेदार थी शिवानी, लेकिन उसका कोई जाति का बैकग्राउंड नहीं था, उसका राजनीतिक प्रेशर नहीं था, वो गरीब परिवार से थी, उसके कोई जाति में हमला करने वाले नहीं थे, तो उसका नंबर काट करके विनेश फोगाट को भेजा और उसने वो उस क्राइटेरिया में आने के लिए मतलब खाना पीना छोड़ दिया, बाल कटवा दिए, उसके बावजूद भी वजन ज्यादा रह गया,
यानी चोरी तो देखो चोरी है। अब हम भारतीय लोग जैसे लेट घंटा भर आते हैं तो उसको लेट नहीं मानते, 150 ग्राम को बेईमानी नहीं मानते, है ना, और हल्का भारी को अपन मतलब जायज मान लेते हैं। वैसे ही अगर उसका 150 ग्राम वजन ज्यादा रह गया तो हम भारतीय तो यही कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो गया। अगर 1 मिनट ट्रेन, अपन 1 मिनट लेट हो जाते हैं, ट्रेन से चूक जाते हैं, तो अपन कभी ये नहीं मानते कि हम लेट आए थे, अरे साली ट्रेन निकल गई। तो बस ऐसा कुछ ही रहा। जिस दिन ईमानदारी से हम खेलना शुरू कर देंगे उस दिन भारत आगे बढ़ जाएगा। 2024 में महंगाई नहीं बहुत ज्यादा खेल कर दी। लहसुन के तो दाम पता है आपको, अरे 400 रुपए किलो हो गए। अरे मुझे याद है वो एक जवाई गया ससुराल, उसकी सास के आंखों में आंसू, वो सलाद काट रही थी। तो जवाई ने पूछ लिया भाई प्रॉब्लम क्या है, तो बोले सासू माँ प्याज काटने से ही आंसू आ रहे हैं या कोई और कोई दिक्कत है तो बताओ। सासू माँ बोली बेटा 80 रुपए किलो के प्याज काट रही हूँ, अभी तो आंसू ही आ रहे हैं, अभी मेरे को 400 रुपए किलो का लहसुन और छोड़ना है। अगर मैं अंदर दाढ़ मार मार के रहूं तो तू टेंशन मत लेना। और हम भारतीय लोगों का एक स्वाद और है, 10 रुपए किलो प्याज होगा अपन नहीं खाएंगे, 20 रुपए किलो टमाटर होंगे अपन नहीं खाएंगे। अपने को तो मजा ही तब आता है जब 200 रुपए किलो टमाटर हो, 400 किलो लहसुन हो, और फिर शाही स्वाद का आनंद लेकर के, और फिर हम चीखते और चिल्लाते हैं कि ये इतने महंगे हो गए, ये इतने महंगे। बिल्कुल। और बाबा बुलडोजर के क्या हालचाल है आजकल यूपी में? देखो बाबा बुलडोजर ने है ना बहुत बड़ी बेरोजगारी फैला दी है। कैसे? अरे पूछो मत भाई साहब, ये मतलब ये बाबा ने रोजगार तो कितने दिए पता नहीं, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। देखो पहले बहुत बड़े बड़े गिरोह थे, वो गिरोह जब कोई कांड करते, जैसे भूमाफिया है, उन्होंने कितने लोगों को प्रॉपर्टी डीलर बना के रोजगार दे रखा था। वो किसी का मर्डर करते तो मेडिकल वालों को रोजगार मिलता, मतलब वकीलों को रोजगार मिलता, और अदालतों से जुड़े हुए सारे लोगों को, टाइपराइटर वालों को, मशीन वालों को, फोटो स्टेट वालों को, कितने लोगों को रोजगार मिलता। मेडिकल में कितने लोगों को दवाई ववाई के लिए मार्केट रोजगार मिलता। अब ये सब बंद हो रहे। दंगा करते भाई साहब, दंगा। यूपी में पहले 500 दंगे रोज मतलब साल के होते थे, 5000 मर्डर होते थे, और 50,000 से ज्यादा अपराध हर साल, संगीन अपराध होते थे। अब देखो इससे कितने लोगों को रोजगार मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सब बंद कर दिए। बाबा बुलडोजर लेके आता है, लोग डर से अपराध नहीं कर रहे हैं। भाई साहब अगर इस तरह इतने लोग बेरोजगार हो गए तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल सही बात है। और इजराइल और यूक्रेन का युद्ध, ये तो देखो पहले तो लगता था, मैं कभी वो देख लेता था ना, ये 2-3 चैनल, न्यूज नेशन और नेशनल न्यूज और इस तरह के 3-4 चैनल तो ऐसे हैं जिनको देख लेता तो रात को नींद नहीं आती थी। मैंने सोचा सुबह उठेंगे कि नहीं, विश्व युद्ध हो जाएगा। दिन रात युद्ध करते और आगे क्या रणनीति बननी है अपने चैनल बताते। मतलब इजराइल यूक्रेन को भी ये बताते थे कल हमला कहाँ करना है, अपने न्यूज चैनल देख देख के वो तय कर। अच्छा वो सल्टा नहीं की, इधर ईरान उछल पड़ा, ईरान वाला सल्टा नहीं की, मतलब सीरिया वाला सल्टा, साल भर युद्ध हथियार। और उधर बांग्लादेश में भी हालत खराब हो रखी है। हो बांग्लादेश में भी देखो क्या, मतलब मेरे को तो एक बात लगता है भाई, एक बात बताओ, इतना अत्याचार हो रहा है, इतना ये हो रहा है, और देश में मतलब एक सशक्त 56 इंची वाला जिसे कहते हैं, जब इंदिरा गांधी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना सकती है, तो भारत को बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके एक हिंदू बांग्लादेश और एक मुस्लिम बांग्लादेश क्यों नहीं बना देना चाहिए? हमारे पास 10 दिन का समय दो सेना को, ये जितने अत्याचार है अपने आप रुक जाएंगे, और ये और किसी कारण कंट्रोल में भी नहीं आएंगे। इसका एक ही इलाज है, बांग्लादेश के 2 टुकड़े, और भारत ये काम 10 दिन में कर सकता है। क्या बात है। अभी एक चर्चा जोरों पर है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। भाई साहब सारा मजा ही खराब हो जाएगा। आप भारत में इतने लोग हैं, अगर इन पर बैन लगा दो कि राजनीति की चर्चा नहीं करनी है, तो भाई साहब सब बेरोजगार हो जाएंगे।
अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिए, 5 साल में एक बार चुनाव हुए, तो ये जो चाय की थड़ियां ना, ये सारी बंद हो जाएगी। यहाँ बैठ के अपन क्या करेंगे? दिन भर राजनीति की चर्चा ही यही करते होती है। अच्छा, साल में 3 बार इलेक्शन होंगे, तो यार अगला कैंडिडेट कोई आएंगे, कभी पंच आएंगे, कभी सरपंच आएंगे, कभी एमएलए आएंगे, कभी एमपी आएंगे, हैं? कोई दारू लाएगा, कोई पैसे लाएगा, कोई सुविधा की बात करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। अरे किसी बहाने तो आएंगे। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो भाई साहब फिर तो कमा के ही खाना पड़ेगा। आज नरेगा में नाम लिखवाना है, बिना बैठे लेके फोकट में कोई पैसे लेने हैं। 50 साल के आदमी को 60 साल बन करके पेंशन लेनी है। कोई लाडली बहना बनना है, कभी कोई लाडली मैया बनना है, ये सभी होंगे। और मैं तो इनको कहता हूँ, क्या लाडली बहना, लाडली मैया, लाडले पति की योजना लाओ और उसको महीने में 2 बोतल थमाओ, आपका है। तो ये जितनी योजनाएं आ रही है, ये भाई साहब वन नेशन वन इलेक्शन के चलते फिर तो कोई मुफ्त में काम ही नहीं है। अपन क्या कमाने जाना पड़ेगा फिर तो। 2024 फिल्मों की बड़ी चर्चा रही थी, है ना? एक स्त्री 2 चर्चा में रही थी, और एक अभी हाल में एक पुष्पा फिल्म आई थी, झुकेगा नहीं साला, बड़ी चर्चा में रही थी। देखो, स्त्री 2 सब देखने गए, और दूसरी स्त्री सबको अच्छी लगती है, देखना भी चाहिए। बिल्कुल। अपने वाली तो रोज एक को क्या देखे? घर की खांड किरकिरी लगे गुड़ मीठो पड़ोसी को। तो भाई साहब मैं भी फर्स्ट शो में ही देखने गया स्त्री 2। मैंने क्या, केजरीवाल ने तो उसके तिहाड़ जेल के अंदर देखी स्त्री 2, और बाहर आते ही प्रैक्टिकल किया। ओ स्त्री तो आयुषी को अपनी जाती हुई कुर्सी आयुषी को संभलाई, और दिल्ली की दीवारों पर यह लिखवा दिया, ओ स्त्री तू फिर आना, हमें बचाना। और पुष्पा 2, ओए होए पुष्पा 2, ओ अल्लू अर्जुन, अल्लू अर्जुन क्या अभी तो चर्चा में वही चल रहा है। वो भला आदमी, उसके सारे पीछे पड़ गए, मतलब बेचारा हमारे चोमू और लपेट रहा है। मैं कह रहा हूँ पूरा इंडिया तो पड़ा, जयपुर तक की इसकी चर्चा है। बिल्कुल। हाँ, चोमू के उसने कह दिया कि तू चोमू है। अब चोमू कहना, देखो वैसे चोमू को चोमू कहना तो और ही गलत बात है। राजस्थान में तो ये चोमू वालों को नाराज होने की जरूरत ही नहीं है। राजस्थान में तो 3 एरिया ऐसे हैं जिनके सेम गुण है। 3 जगह के सेम गुण, चूरू, चोमू, चांदारुण। चांदारुण तो मेरे पास में ही है। तो तीनों जगह के लोग यही नाम लेते हैं, पर आजकल वो चोमू नहीं रहा। बिल्कुल। और जब राजस्थान की बात चल रही है तो कांग्रेस ने तो जिले बनाए, और भजनलाल जी ने वापस जिले खत्म कर दिए। बिल्कुल खत्म नहीं किए हैं। 4 साल के लिए 9 जिले 3 संभाग स्थगित किए। अच्छा, 4 साल के राजस्थान के लोगों की आदत है, एक बार इधर पलटी, एक बार इधर पलटी। तो कोई खास डर की बात नहीं है। ये तकलीफ लोगों को कम हो रही है, और उन लोगों को ज्यादा हो रही है जो संभाग बदलने के चक्कर में, मतलब जमीन प्रॉपर्टी खरीद ली थी, जिले के चक्कर में हम प्लॉट बेच दिए, बनाने के चक्कर में। भाई साहब कई नेताओं की तो बहुत बड़ी दुर्गति हुई। मैं कल सीकर में था, सीकर में जिला से सीकर को संभाग बनाया, तो जो तथाकथित नेता थे, जो जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने बेचारों ने नए पेपर हेड छपवा लिए, संभाग अध्यक्ष। अच्छा, संभाग मंत्री। अब उनको वापस लेटर हेड चेंज करना है। रात को संभाग मंत्री बन के सोए थे, सुबह जिला मंत्री बन गए वापस। तो जिला में भी ऐसी स्थिति हुई। जो तहसील वाले थे उन्होंने अपना नाम जिला अध्यक्ष लिखवा दिया, अब जिले हट गए। तो सबसे ज्यादा पीड़ तो उनको हो रही है। ये तो है। और आखिर के अंदर हमारी भारतीय राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? ये साल भी 2024 भी राजनीतिक बड़ा उथल पुथल का रहा था। बिल्कुल देखो, राजनीति में ऐसी है कि मोदी जी, योगी जी, राहुल जी, ये सब मीडिया में खूब छाए रहे। और नीतीश जी ने तो अभी मतलब इतने दिन हो गए, अभी तक पलटी नहीं मारी। तो मुझे लगता है कि स्थिरता आने वाली है। और मोदी जी तो ये फैक्ट्रियां लगाते रहे, कभी वो सेमीकंडक्टर की, कभी चिप की, कभी मोबाइल की, वो फैक्ट्री लगानी शुरू की। राहुल जी ने जलेबी की फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी। वो जाकर के विदेश में अपना ज्ञान बांट रहे हैं।
ये अपना ज्ञान बांट रहे हैं। मुझे तो एक मतलब मिल गया वो बीजेपी वाला, वो कह रहे हैं हमारे मोदी जी का क्रेज देखो, स्वेग देखो। और मैंने कहा क्या हुआ? और बोले विदेश में जहां भी जाते हैं उनको देखते ही पूरी जनता चिल्लाती है, एक स्वर में चिल्लाती है, मोदी मोदी मोदी। अरे मैंने वो कांग्रेसी बोला तो इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें खास बात क्या हो गई? हमारे राहुल जी भी विदेश में कहीं भी जाते हैं, लोग उनको देखते हैं तो चिल्लाते हैं मोदी मोदी मोदी। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्या बात है, ये राजनीति है, चलती रहेगी। और चलते चलते एक और बता दूं, 2024 में जंगली जानवरों ने बहुत आतंक मचाया। आप देखे होंगे, भेड़िए हैं, लकड़बग्घे हैं, चित्ता है। अभी कल परसों वीडियो आ रहा था, गांव में आ रहे हैं, यानी शहर में इसलिए आ रहे हैं कि गांव में या उन जंगलों में कुछ नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए। हाँ, क्योंकि आजकल नेता लोग सारे शहर में आ गए। तो भेड़ियों ने यूपी में बहुत आतंक मचाया। हालांकि ये तो योगी बाबा थे, हाँ, उन्होंने सारे संकट मेट दिए, यहाँ तक कि जंगली जानवरों का आतंक खत्म कर दिया, सारे भेड़ियों का आतंक खत्म कर दिया, चाहे वह अतीक हो चाहे अंसारी हो। और अब तो मुझे लगता है इस वर्ग का भी नंबर आने ही वाला। तो दोस्तों ये थे हमारे केसरदेव मारवाड़ी जो 2024 का एनालिसिस कर रहे थे। इसी तरह आप 2025 में मस्ती से रहिए और हमारी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस मत लेना। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए हमने ऐसा एपिसोड बनाया है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मिलेंगे 2025 में नए साल, नई मस्ती, नई उमंग और नए जोश के साथ। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए।